बच्चों, आज हम फिजिक्स में नया पाठ कार्य, ऊर्जा और शक्ति प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य को। बच्चों, कार्य क्या होता है? जैसे ये मान लो कोई वस्तु रखी है और किसी वस्तु पर आप F बल लगा रहे हो, ऐसे करके तिरछा बल F लगा रहे हो और बल लगाने से वस्तु ऐसे d दूरी विस्थापित हो रही है, आगे बढ़ रही है। तब बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो हमारा बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कहते हैं डॉट गुणा को, जो हमने पहले आपको बताई भी थी अदिश गुणा। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल मतलब डॉट गुणा को कार्य कहते हैं। तो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो कार्य बराबर हो जाएगा F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो डॉट गुणा प्रदर्शित करती है अदिश गुणा को। इसके बाद मैंने एक सूत्र बताया था आपको दो सदिशों की अदिश गुणा A वेक्टर डॉट B वेक्टर कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। तो इस सूत्र से डॉट गुणा को आप AB cos थीटा के रूप में लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम F डॉट B को, F को A पढ़ लो, D को B पढ़ लो, तो A डॉट B बराबर AB cos थीटा के हिसाब से F डॉट D को हम लिख सकते हैं FD cos थीटा, जहाँ थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण, कि आप बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना है। अब बच्चों, बात एक समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु पर हम बल लगाएं, तो बल लगाने से हमारी ऊर्जा तो जरूर खर्च होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स की भाषा में या विज्ञान की भाषा में अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बल लगाने पर हमेशा कार्य होगा ही होगा। देखो है क्या कि कार्य आपका तीन चीज़ों पर डिपेंड है। कार्य आपका बल, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा, इन तीन चीज़ों पर निर्भर है। तो जैसे पहला पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु पर बल शून्य हो, मतलब किसी वस्तु पर हम बल ना लगाएं, बल शून्य हो, तब कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? कि W बराबर होगा F का मान 0, कार्य शून्य हो गया। भले विस्थापन हो रहा है D cos थीटा, तो 0 भी D cos थीटा से गुणा 0। तो फिर अगर किसी वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तो उसका कार्य शून्य होगा। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाएं, मान लो कोई भारी वस्तु है, हम उस पर बल लगा रहे हैं, लेकिन बल लगाने से वस्तु आगे नहीं बढ़ रही, तो बल लगाने से विस्थापन नहीं हो रहा है। तो बल लगाने से अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो भी कार्य शून्य होगा। ऊर्जा जरूर खर्च होगी लेकिन कार्य शून्य होगा, क्योंकि बल लगाने पर यदि वस्तु में विस्थापन D ना हो तब भी कृत कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि W बराबर F और विस्थापन का मान 0 इंटू cos थीटा, तो पूरी गुणा 0। तो इसका मतलब विस्थापन नहीं होगा तो भी कार्य शून्य होगा। और तीसरी बात कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो, मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है, तब भी कृत कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन लंबवत होने पर थीटा का मान 90 और W बराबर FD cos थीटा में थीटा का मान 90 लगाया, तो देखो cos 90 का मान होता है 0 और 0 भी फिर FD से गुणा 0। मतलब आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, अब बल लगाने से विस्थापन नहीं हो रहा है लेकिन कार्य शून्य होगा। क्योंकि कब शून्य होगा? जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत है। देखो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो कोई पुली है और ये पुली अपने सर पर ये कोई बोझ ऐसे रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ है, कोई वजन रखा हुआ है। तो बच्चों, ये बक्से का जो बल होगा, भार mg, बल वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अब मान लो पुली आगे की तरफ बढ़ गई, मान लो ये आपका बक्सा लेके आगे यहाँ बढ़ गया, तो पुली कहता है कि मैंने कार्य किया। तो वास्तव में पुली ने कार्य नहीं किया, पुली की ऊर्जा खर्च हुई। तो फिजिक्स की भाषा में ऊर्जा खर्च हुई, कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब वो देखो आगे बढ़ा तो बल लग रहा है नीचे और विस्थापन हो रहा है इधर की तरफ, ये विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन और बल है नीचे, तो विस्थापन और बल के बीच का जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री होने पर उसका कार्य शून्य होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर कोई पुली अपने सर पर बोझ लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसकी ऊर्जा जरूर खर्च होती है, लेकिन उस प्रोसेस में जो बल है वो नीचे लग रहा है, विस्थापन सामने की तरफ हो रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री होने
पर उसका किया गया कार्य शून्य होगा। तो इस स्थिति में उसने कार्य नहीं किया बल्कि उसकी खाली ऊर्जा खर्च हुई। तो फिजिक्स की भाषा में ये हमेशा नहीं होता कि कार्य करा जाए। कार्य कब कब नहीं किया जाएगा? कार्य 3 चीज़ों पर डिपेंड है, बल, विस्थापन और विस्थापन के बीच का फर्क। अगर बल नहीं लग रहा है तो कार्य शून्य है, विस्थापन नहीं हो रहा है, भले बल लगा रहे हैं लेकिन वस्तु आगे नहीं बढ़ रही है तो भी कार्य शून्य है। और तीसरी स्थिति, जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हों तब भी कार्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लो ये सूर्य है और बच्चों सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है, ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये आकर्षण बल लग रहा है, ये बल हो गया। विस्थापन होता है स्पर्शरेखा की दिशा में, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण स्पर्शरेखा के साथ 90 डिग्री हो गया। तो इसी प्रकार जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होने के कारण पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कार्य के मात्रक। एक MKS पद्धति या SI पद्धति में कि कार्य का सूत्र FD cos थीटा से मात्रक निकालेंगे। W का मात्रक तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, D विस्थापन का मात्रक मीटर और cos थीटा sin थीटा का कोई मात्रक नहीं होता तो इंटू 1। तो कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर और न्यूटन को हम चाहें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो बच्चों कार्य का एक मात्रक तो हो गया न्यूटन मीटर MKS पद्धति में या SI पद्धति में, और न्यूटन मीटर जो है इसी को हम बोलते हैं जूल। तो न्यूटन मीटर और जूल एक ही चीज़ होती है, तो न्यूटन मीटर की जगह जूल लिख सकते हो SI पद्धति में। तो इसका मतलब जूल और न्यूटन मीटर बराबर है, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। तो कार्य का SI पद्धति या MKS पद्धति में मात्रक होता है जूल या बोलते हैं न्यूटन मीटर। इसी तरीके से हम अगर CGS पद्धति में निकालें तो बल का मात्रक होता है डायन, विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर और cos थीटा sin थीटा का मात्रक है। तो मात्रक बचा डायन सेंटीमीटर और डायन की जगह आप चाहें तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि डायन जो होता है वो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहते हैं। और डायन इंटू सेंटीमीटर जो CGS पद्धति में मात्रक होता है इसको बोला जाता है या अर्घ। तो आपका इसको अर्घ कह सकते हो, तो अर्घ और डायन सेंटीमीटर कह लो, या एक अर्घ बराबर डायन की जगह चाहो तो आप ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिख सकते हो इंटू सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो ये अर्घ मात्रक हो गया कार्य का। तो अर्घ मात्रक बच्चों आपका CGS पद्धति में है और जूल मात्रक आपका MKS पद्धति में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जूल और अर्घ में संबंध, कि जूल और अर्घ आपस में कैसे संबंधित हैं। तो बच्चों 1 जूल 1 न्यूटन मीटर को कहते हैं। अब हम इसे CGS पद्धति में बदल रहे हैं क्योंकि हमें जूल का संबंध CGS पद्धति के अर्घ से साथ चाहिए। तो हमने क्या करा, न्यूटन की जगह लिखा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो आपका ये हो गया 1 किलोग्राम मीटर की गुणा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब हम इसको ग्राम सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि ग्राम और सेंटीमीटर कहते हैं CGS में। तो हमने देखो 1 किलोग्राम की वैल्यू लिखी 1000 ग्राम, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये 1000 है, 100 का वर्ग 100 गुणा 100 2 बार गुणा, तो मात्रक बचा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और देखो ये 1000 गुणा 100 में 2 2 4 और 3 7 जीरो आ गए, तो 7 जीरो को लिख सकते हैं हम 10 की घात 7 और बाकी मात्रक बचा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं अर्घ। तो इसकी जगह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर जो CGS में बदल गया, इसकी जगह आप लिख सकते हो अर्घ। तो इसका मतलब है कि 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। तो आपका MKS पद्धति का मात्रक जूल CGS पद्धति के मात्रक से कैसे संबंधित है कि 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं।